चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख के अनुसार INDIA यानी कि इंडिया की आगामी बैठक की तारीख तय करने के लिए शरद पवार ने उन्हें बुलाया था। बताया गया है कि यह बैठक मुंबई में 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में होगी और यह बैठक INDIA के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें शरद पवार ने पटोले को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इंडिया की जो मीटिंगें चल रही है, पहले पटना में हुई, फिर बैंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है जो मुंबई में होने वाली है और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई और 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले वीक में मुंबई में इंडिया की मीटिंग होगी। उसकी पूर्व तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। आने वाली शनिवार को 11 बजे जो कुछ ये हफ्ते में हम लोग जो भी कामकाज करेंगे उसका एक रिव्यू रखेंगे और उसके बाद अच्छे से अच्छा ये मीटिंग कैसा हो मुंबई में, ये कोशिश करने का काम MBA करेंगी और इसलिए आदरणीय शरद पवार जी ने उस मीटिंग को बुलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 6 महीने लंबी पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिल भाषा की पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की यात्रा है। साथ ही यात्रा तमिलनाडु की कानून व्यवस्था को अच्छा बनाने और एक प्रयास है। दरअसल भ्रष्टाचार के युग को समाप्त करने, गरीब कल्याण और विकास का युग शुरू करने की ये यात्रा मानी जा रही है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में एक और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये बेहद दुखद है। दिल्ली में कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और जिसके बाद उन्होंने कहा कि LG साहब और गृह मंत्री जी से गुजारिश है कि पुलिस को थोड़ा एक्टिव कीजिए। दिल्ली की बेटियों और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दूसरी हत्या है। वहीं लगातार 2 हत्याओं के मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली की बेटियों और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने की गुजारिश की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि मणिपुर ही नहीं, अगर कहीं भी अगर कानून टूटता है, महिलाओं को लेकर कोई दुर्घटना होती है तो शर्म के अलावा कोई अन्य बात नहीं हो सकती है। दरअसल इम्तिहान अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है या नहीं और इससे लोगों में विश्वास बनता है और ये काम तभी बनता है जब एजेंसियां अपने काम करती हैं। साथ ही मुझे लगता है कि वो हो रहा है। आपसे मणिपुर नहीं, कहीं भी अगर कानून टूटता है और खास तौर से अगर महिलाओं को लेके कोई दुर्घटना होती है, सिवाय शर्म के दूसरी बात नहीं हो सकती। लेकिन असल इम्तिहान ये होता है, दुर्घटनाएं तो होती हैं, असल इम्तिहान ये होता है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। असल बात ये होती ताकि लोगों में विश्वास बन सके और वो विश्वास तभी बनता है जब आप अपनी एजेंसी वो काम करते और मुझे लगता है वो हो रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ये किसान पाठशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी और इस अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान निधि के लाभ का जिक्र किया है और उत्तर प्रदेश के किसानों को 61,000 करोड़ रुपए के लगभग किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त होने की जानकारी दी है। उन्होंने भविष्य में श्री अन्न वर्ष के तहत मोटे अनाज के उत्पादन और विपणन में बढ़ावा देने का भी एक योजना घोषित की है। कृषि विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न जिलों के वर्चुअल रूप से जुड़े कृषि अधिकारी भी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल रहे हैं।
भारत मंडपम के आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और यह नया कॉम्प्लेक्स सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है और जिसमें मुख्य G20 समिट हॉल और 2 ऑडिटोरियम है जिसमें समुदाय की क्षमता 900 और 600 लोगों की है। इसके साथ ही प्लेनरी हॉल और मल्टीफंक्शन हॉल की क्षमता 3000 और 4000 है और इसके अलावा 10 मीटिंग रूम की क्षमता 50% है, 6 मीटिंग रूम की क्षमता 100% है और 4 मीटिंग रूम की क्षमता 200 है और इसमें ग्रैंड एम्पी थिएटर में लगभग 3000 सीटें हैं और सीसीटीवी कैमरों के साथ 24 घंटे सुरक्षा है और इससे भारत मंडपम अधिक बड़े समारोह की आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए उत्तम विकल्प बन चुका है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर जी अनुपम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की और बैठक में गर्भावस्था, बाल सुरक्षा, दवाओं की उपलब्धता, आवश्यक सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए जिसमें मातृ स्वास्थ्य और उच्चम जोखिम वाले गर्भावस्था के मामलों की प्राथमिकता, निगरानी और तमाम चीजों को लेकर यह बैठक की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से आयोजित 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा से पहले मणिकर्णिका घाट पर विधिवत पूजन किया गया। उन्होंने यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को शुभकामनाएं भेजी और शांति की कामना की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि काशी जैसी अति प्राचीन और ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य तब मिलता है जब पिछले जन्मों में कोई पुण्य का काम किया गया हो। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए विश्व और भारत में शांति की कामना भी की और ताकि देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक से जुड़े सवालों से बचते नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। जो समय इस घाट पे गंगा माई के किनारे इतिहास का गौरव देखते हुए बिताया वो मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है पुण्यतिथि है, पुण्य मास है। ऐसे समय पे आता ही वो है जिसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य किया हो जो फलित होता है। देखिए गुरु नानक साहब ने कहा सर्बत का भला, यही धर्म है कि सबका भला जो करेगा वही परमात्मा को समझा है। नारायण ने कहा वासुदेवम कुटुंबकम, कि ये जगत एक परिवार है और परिवार की तरह ही रहना चाहिए। दशमेश पिता ने कहा मानस की जात सब है एक है पहचान वो, एक ही पहचान है मानस की। एकस पिता एकस के हम बारिक। और भगवान शंकर, मेरी गुरु माई पार्वती, उन्होंने ये कहा कि विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण निहित है। उत्तर प्रदेश के संभल में जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। जैसे जुलूस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा वहां इलेक्ट्रिक लाइन से अलम के टकराने से उसमें करंट उतर गया और इसके चपेट में आने से 4 अलमदार बुरी तरीके से झुलस गए, जबकि 2 अलमदारों की हालात गंभीर बताई जा रही है। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल बाकी लोगों को किसी तरह की कोई जान बचाकर वहां से भाग गए और झुलसे युवकों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। राजस्थान में ऊर्जा से रोशन होने के उद्देश्य से निवास पर प्रदेश के कोने कोने तक ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति संबंधी विभागों के साथ एक बैठक की गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा की समुचित उपलब्धता और वितरण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। विभागों को ऊर्जा के संगठन, तकनीकी सुधारों और नवाचारों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया गया ताकि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर उचित
ऊर्जा संचय और उपयोग किया जा सके। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने का आदेश जारी किया था। अब हाईकोर्ट के अगले फैसले तक यह आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों और एएसआई की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही 3 अगस्त तक अदालत अपना फैसला सुना सकती है। देश के अधिकतर हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई की सड़कों पर नदियां बह रही हैं। साथ ही गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश ने पिछले दिनों खूब तबाही मचाई थी और इस दौरान दिल्ली में यमुना में बड़े जलस्तर की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया था। साथ ही दिल्ली की बाढ़ ने खूब खबरें बनाई। आने वाले 4 दिनों के लिए भी आईएमडी ने कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर राजनेताओं की टिप्पणी आती रहती है और इसी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर बीजेपी पर करारा तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब कुछ भाजपाई संविधान से इंडिया शब्द हटाने की बात कर रहे हैं, फिर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी उसे हटाने को कहेंगे, फिर आरबीआई द्वारा जारी हर नोट से भी, फिर क्या भाजपाई एक और नोटबंदी लेकर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के खंड अटेली के गांव सुंदर में 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लगभग 53,080 लाख रुपए की लागत से तैयार बचनी से इसराना रामबास रोड तक नई सड़क और लागत से तैयार लेवल से राहत कला सड़क का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और जनसेवा की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं गांव सुंदरई के कर्मवीर और प्रिया वर्मा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सुंदरई गांव में 941 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 35 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की और बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बिल बकाया थे, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम रुपए और सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम रुपए का अनुमान भुगतान करना होगा। उन्होंने शिवधान नवीनीकरण योजना की भी घोषणा की, जिसमें सभी गांवों के शमशान घाट और शेड बनाए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश के सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण और समीक्षा के बाद यूपी सीएम ने बताया कि अब तक मिले कुल 98,046 आवेदकों में से 41,440 फैमिली आईडी निर्गत की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार, सेवाएं से जोड़ने के लागू फैमिली आईडी कार्यक्रम के बारे में आम जन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। हरियाणा की सूचना, लोक संपर्क, भाषा, संस्कृति विभाग से संयुक्त निदेशक नीरजा भल्ला और परियोजना अधिकारी छोटू राम की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में उन्होंने दोनों अधिकारियों की कर्मठता और समर्पण की सराहना की है। सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग राज्य सरकार का प्रमुख विभाग है, जो नीतियों को लोगों तक सीधे और मीडिया के माध्यम से पहुंचाता है। संयुक्त निदेशक नीरजा भल्ला ने लगभग 24 साल और परियोजना अधिकारी छोटू राम ने लगभग 19 साल विभाग में समर्पित भाव से काम किया है।
उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिले के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। विभाग ने हिदायत दी है कि गर्जन और भारी बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़क मार्ग और राजमार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। गुजरात में बारिश की वजह से आया सैलाब। भारी बारिश के बाद जिले में नदियां और बांध उफान पर हैं, जिसमें कई गांवों में बाढ़ आ गई है और जल ग्रहण क्षेत्रों से बारिश का जल के भारी प्रभाव के बाद जिले के जुजू और केलिया बांध भी लबालब हो चुके हैं। साथ ही लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नवसारी जिला कलेक्टर के आदेश पर स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर काम करने का आह्वान किया है। चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि मैं G20 से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कानून रूप से बाध्यकारी साधन पर रचनात्मक रूप से काम करने का आह्वान करता हूं। साथ ही उन्होंने समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि समुद्री संसाधनों का उचित उपयोग और प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्षी बैठक इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुंबई में होने वाली ये बैठक 25 और 26 अगस्त को हो सकती है। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी गठबंधन की ये तीसरी बैठक है, जिसमें संयोजक के अलावा कई अहम फैसले होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 दलों ने महागठबंधन किया है और इस गठबंधन का नाम इंडिया यानी कि नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। और आपको बता दें कि विपक्षी दलों की सबसे पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी और इस बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की थी और इस बैठक के बाद इन विपक्षी दलों ने साथ में चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। अधिवक्ता ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई को हाई कोर्ट में टाल दिया जाए। वहीं कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम बहस के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है। क्योंकि ऐसा था, जो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला चल रहा था, जिसको कि इस समय शहर विधायक आकाश सक्सेना जी की शिकायत पर थानागंज में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें लगभग सब प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई थी और अब माननीय न्यायालय ने पिछली 10 तारीख के बाद 20 तारीख की बहस की डेट लगाई थी। 20 तारीख को अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान के अधिवक्ता ने अपनी असमर्थता जताई, तो माननीय न्यायालय ने उसमें 26 तारीख की डेट लगाई। क्योंकि ऐसा था, जो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला चल रहा था, जिसको कि इस समय शहर विधायक आकाश सक्सेना जी की शिकायत पर थानागंज में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें लगभग सब प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई थी और अब माननीय न्यायालय ने पिछली 10 तारीख के बाद 20 तारीख की बहस की डेट लगाई थी। 20 तारीख को अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान के अधिवक्ता ने अपनी असमर्थता जताई, तो माननीय न्यायालय ने उसमें 26 तारीख की डेट लगाई। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खूबसूरती से महकने वाले शहर पत्थर के लिए जाना जाता है और यहाँ आज भी अनगिनत किस्से दफन हैं, जिसमें मुगलकालीन ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां शामिल हैं। हर जिले की अपनी विशेषता है और इस राज्य को एक अद्वितीय पहचान देती है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की खासियत है उसके शजर पत्थर, जो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है।
यूपी में आज भी ऐसे अनगिनत किस्से दफन हैं, जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। इनमें मुगलकालीन किस्से भी शामिल है। ये किस्से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर है। जो यूपी के जिलों की एक खास बात यह है कि हर जिले की एक अलग विशेषता है, जो सभी जिलों को एक दूसरे से अलग पहचान देती है। बांदा शजर पत्थर का प्रसिद्ध निर्माता और आपूर्तिकर्ता जगह है, जो कई दशकों से शजर पत्थर का कारोबार कर रही है। यह पत्थर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी नहीं भूला जाता है। शजर पत्थर की उत्पत्ति केन नदी में होती है, जो बांदा जिले के पश्चिमी भाग में बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। इस पत्थर के खनन और प्रसंस्करण की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, जिसमें कारीगरों को कई शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस पत्थर का उपयोग आभूषण बनाने और सजावटी सामान बनाने में होता है, जो इसकी मांग को और भी बढ़ाता है। बांदा के शजर पत्थर का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं कि ये पत्थर पहली बार सन 1800 में अरब से आए व्यापारियों ने बांदा में देखा था। वे इसकी खूबसूरती को देखकर विस्मित हो गए और इसके तराशने का आदेश दिया। इसके बाद से ही शजर पत्थर दुनिया की पहचान बन गया। इसके बढ़ते प्रसिद्धि के साथ साथ बांदा में कई कारखाने खुल गए और इससे रोजगार का अवसर मिला। शजर पत्थर को तैयार करने की प्रक्रिया बहुत विस्तृत होती है। इसे कटाई और घिसाई जाती है और फिर उसे मनचाहे आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इसे पॉलिश किया जाता है ताकि इसकी चमक आए। यह कला बड़े धैर्य और कुशलता को आवश्यकता करती है। इस पत्थर से आभूषण, कलाकृति और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। बांदा के शजर पत्थर का खास अद्भुत रूप इसे हर अन्य पत्थरों से अलग बनाता है। इस पत्थर पर प्राकृतिक रूप से फूल, पत्तियां और दृश्यावलियां बनी हुई मिलती हैं, जिससे यह खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। कहीं इसे शाख, टहनी या छोटा सा पौधा भी कहा जाता है। इस पत्थर के विशेषता ने मुगल सम्राटों का भी ध्यान आकर्षित किया और उनके राजकाज में इसका प्रयोग हुआ। शजर पत्थर का कारोबार बांदा में लगातार चला आया है, लेकिन विज्ञान के प्रगति के साथ इसकी मांग और समर्थन कम हो गए हैं। इसके चलते कई व्यापारी अपना ध्यान अन्य उद्योगों की ओर मोड़ रहे हैं। इससे बांदा के शजर पत्थर का कारोबार अस्थायी रूप से अस्तित्व में है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग जिंदा है, जिससे बांदा शजर पत्थर को पुनः चालू किया गया है। इसका कारोबार देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बांदा के शजर पत्थर के खासियत और ऐतिहासिक महत्व को याद रखते हुए इसे समृद्ध भूमि की एक विशेषता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह पत्थर उत्तर प्रदेश के अन्य धरोहरों में भी एक विशेष स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश के समृद्ध विरासत का हिस्सा है। यह किस्सा भी है मशहूर, जिसमें बांदा के शजर पत्थर का खासी रोमांचक इतिहास है। इस पत्थर की मांग के साथ उसका उत्पादन भी बांदा की रुचि के कारण चलता रहा है। आज भी शजर पत्थर बांदा का मुख्य आर्थिक उत्पाद है और यह उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान दे रहा है। यह कहना उचित होगा कि बांदा के शजर पत्थर को इसकी अनूठी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर किया गया है। इसका प्रयोग आभूषणों, कलाकृतियों, सजावटी सामान और अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसे काटने, तराशने और पॉलिश करने की प्रक्रियाएं संशोधित करते हुए इसे बनाया जाता है, जो इसे एक बेजोड़ और मजबूत पत्थर बनाती है। इस खास धरोहर के बारे में
और अधिक जानने से लोगों की दृष्टि में बांदा की महत्वपूर्णता बढ़ती है और इसके संरक्षण एवं प्रशंसा के लिए भावना उत्पन्न होती है। बांदा के शजर पत्थर का इतिहास रोचक और अनूठा है। यह पत्थर बांदा में सदियों से खनित हो रहा है और इसके कारोबार से लोगों को रोजगार मिलता है। इसकी खूबसूरती, विशेषता और इतिहास ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। आज भी इसका कारोबार बांदा में चलता है और इसकी मांग देश और विदेश में है। बांदा के शजर पत्थर को संरक्षित रखने और इसके प्रचार प्रसार के लिए उचित पहचान और प्रशंसा मिलना चाहिए ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। इस प्रकार बांदा के शजर पत्थर की खासियत और ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए यह धरोहर उत्तर प्रदेश के विशेष शहरों में से एक के रूप में उभरता है। इस पत्थर के खास गुणों ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत प्रसिद्ध किया है। इसके खनन और उसे तराशने का काम भी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए इसे संरक्षित रखने और इसका विकास करने में लोगों को जुटने की जरूरत है ताकि यह खास धरोहर भविष्य की पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। बांदा के शजर पत्थर का खनन और इसका प्रयोग आभूषणों और अन्य आकर्षक सामानों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। फिलहाल सुप्रभात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।